सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश तथा पद्यांश। हम जानेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश को करने के लिए क्या हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं अपठित क्या है। अपठित जो पढ़ा नहीं गया हो, जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो, जो गद्यांश हो या पद्यांश हो, कोई भी अनुच्छेद हो या जो कविता के कुछ अंश हो, उसको पढ़कर, उसको ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को स्वयं ढूंढने और जानने का प्रयत्न करना है। उसके उत्तर को ढूंढना है और खुद लिखना है, स्वयं लिखना है, खुद से उसको जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपठित गद्यांश और पद्यांश को करने के लिए किन बातों का ध्यान देना होगा। अपठित गद्यांश के विषय में संक्षेप में जानकारी हम अभी आपको बता दिए हैं। कुछ गद्यांश का अभ्यास भी हम करेंगे और पद्यांश का भी हम अभ्यास करेंगे। गद्यांश और पद्यांश अपनी पाठ्य पुस्तक में आपने नहीं पढ़ा है। इसको हम आपके पढ़कर आपकी प्रतिभा का विकास करने के लिए अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको बताया जाता है। गद्यांश और पद्यांश का उत्तर करने के लिए कम से कम 2 बार उसको पढ़ना आवश्यक है। 2 बार उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उस शब्द को, उस गद्यांश या पद्यांश को, उसके शब्दों को समझिए और जानिए कि किस विषय वस्तु पर लिखा गया है और उसमें क्या बताया गया है। दूसरी बात, गद्यांश पद्यांश के नीचे प्रश्नों एवं उत्तरों का जो विकल्प दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ें। जब गद्यांश और पद्यांश आप पढ़ते हैं तो उसके नीचे प्रश्न दिया रहता है कि इस पे आधारित आप प्रश्न करें। पाठ को पढ़ें और उस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो उन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस प्रश्नों के उत्तर, उन प्रश्नों के उत्तर के साथ उसमें प्रश्नों के साथ उसमें कई विकल्प दिए रहते हैं। एक प्रश्न के 4-3 ऑप्शन दिए रहते हैं। उस ऑप्शन में से आपको ढूंढ के लिखना रहता है। उस ऑप्शन को, उस विकल्प को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा। कई बार क्या होता है, सिर्फ प्रश्न दिया रहता है, विकल्प नहीं दिया रहता है। उन प्रश्नों के उत्तर को आप उस अनुच्छेद में या उस पद्यांश में या उस गद्यांश में आप ढूंढिए कहाँ उसका उत्तर है और उस उत्तर को ढूंढ के अपने शब्दों में आपको लिखना रहता है। जो चुनाव विकल्प है उसका सही चुनाव करने के बाद आपको अगला क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि गद्यांश और पद्यांश का शीर्षक लिखें। हेडलाइन, शीर्षक मतलब हेडलाइन। आप कोई भी कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, सारे लेसन का एक नाम होता है, शीर्षक होता है। उसी तरह उस गद्यांश तथा पद्यांश का शीर्षक होगा। उस शीर्षक को आपको पढ़ना होगा, ढूंढना होगा कि वो किस विषय वस्तु पर लिखा होगा। तो जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो आप उसके उत्तर को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि उसका उत्तर क्या है। और किस उत्तर जानने के लिए, शीर्षक लिखने के लिए हमें जानना है कि किस विषय वस्तु पर लिखा गया है। जो विषय वस्तु होता है वही उसका शीर्षक होता है। आप अपनी कविता पढ़ते हैं, प्रकृति का संदेश और फूलों का संदेश, या कविता कोई ईश्वर की वंदना पढ़ते हो, तो जब हम वंदना पढ़ते हैं तो उसमें ईश वंदना लिखा रहता है। प्रकृति के बारे में अगर कविता होती है तो उसका नाम प्रकृति से संबंधित होता है, यानी प्रकृति से संदेश हमें मिलता है तो हम लिखते हैं इनसे सीखो, जैसी कविता का नाम लिखा होता है। इसी तरह जो पाठ होता है, कहानी होता है, जिस कहानी का जो पात्र होता है उस पात्र के नाम पे आधारित उस कहानी का नाम होता है। या फिर निबंध जो होता है वो जिस विषय वस्तु पे निबंध होता है उसका नाम होता है। तो वो शीर्षक होता है, उसी को हम शीर्षक कहते हैं। हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, अलग से है, आपके बुक में नहीं है, अलग से है।
उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे और जानेंगे। तो अनुच्छेद हम पढ़ते हैं यहाँ। दूरदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। इसके माध्यम से अनेक विषयों पर विद्यालयी पाठ्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यानी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम हैं, पढ़ाई लिखाई जो होता है, प्राइमरी स्कूल में टीवी का प्रयोग किया जाता है, उसमें टीवी का प्रोग्राम आता है और वो प्रोग्राम बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, तो वह विद्यालयी पाठ्यक्रम पर प्रसारित होता है, देखा जाता है, वो कार्यक्रम होता है। एक कार्यक्रम योग्य शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया जाता है। योग्य शिक्षाविद यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे अग्रणी होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको जो शिक्षा शास्त्री होते हैं वे इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं उसके माध्यम से बच्चों, युवाओं, महिलाओं और प्रौढ़ व्यक्तियों के आदर्श जीवन उपयोगी मूल्य जुटाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो टीवी पे जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उसमें क्या है, बच्चों के लिए, युवाओं या यंग जवानों के लिए, घर में महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए एक आदर्श जीवन यानी आदर्श जीवन में उपयोग होने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आजकल यह मनोविनोद का भी एक प्रमुख साधन हो गया है। मनोविनोद यानी मनोरंजन का, हमारे इंटरटेनमेंट का एक नया साधन हो गया है। प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रमों ने तो चलचित्र की लोकप्रियता को और भी चुनौती दे दी। प्रायोजित मतलब ऐसे कार्यक्रम जिसके बीच बीच में ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं, प्रायोजक होते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक निरमा हैं, लक्स हैं और तमाम तरह के जो चीज़ें हैं वो हैं, आप देखते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं उस कार्यक्रम के प्रायोजक होते हैं। तो बताया गया है कि ये लोकप्रियता को और भी चुनौती देने पे कंपटीशन आ गया है। रामायण, महाभारत, टीपू सुल्तान की तलवार, चाणक्य, प्रहरी, कुंवर साहब जैसे कार्यक्रम प्रत्येक अवस्था के लोगों के लिए समान रूप से रुचिकर हैं। यानी ये सब कार्यक्रम छोटा हो, बड़ा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी के लिए भी ये सब कार्यक्रम लोकप्रिय रहे हैं, सबको पसंद रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके प्रमुख खेल स्पर्धाएँ भी दिखाई जाती हैं। खेल स्पर्धा मतलब खेल के प्रोग्राम जो कंपटीशन होते हैं वो भी इसमें दिखाए जाते हैं। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? दूरदर्शन के बारे में पढ़ा। और दूरदर्शन के बारे में पढ़कर हमने जाना कि टीवी पे क्या क्या दिखाया जाता है, एजुकेशन के बारे में दिखाया जाता है, कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिससे सभी को का मनोरंजन होता है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो। अब इस अनुच्छेद पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न है, छात्रों के लिए दूरदर्शन क्यों उपयोगी है? अब इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। उन चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से इसको सुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि छात्रों के लिए दूरदर्शन क्यों उपयोगी है, क्यों उनके लिए जरूर उपयोग में आने वाली चीज़ है, उसको क्यों उपयोगी है। इस पर पहला है, इस पर वे अनेक खेल की प्रतियोगिता देख सकते हैं। इस पर अनेक विषयों पर पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इसमें छात्रों के मनोरंजन होते हैं, छात्र इसके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कि इसमें खेल दिखाया जाता है। दूसरा है कि पाठ्यक्रम जो आपकी पढ़ाई लिखाई की विषय वस्तु होती है उसमें दिखाया जाता है। तीसरा है इसमें मनोरंजन इंटरटेन होता है। चौथा है इस कार्यक्रम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें से छात्रों के लिए क्यों ज़्यादा आयोग है, इसमें देखना चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही है कि इसमें आपकी विषय वस्तु
यानी इसमें छात्रों को अनेक विषयों के पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है खेल प्रेमियों को दूरदर्शन पर क्या देखने को मिलता है। जो खेल प्रेमी हैं, जिनको खेल में ज़्यादा मन लगता है, जो खेल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको दूरदर्शन पर क्या देखेंगे? विदेशी खिलाड़ी देखेंगे, प्रायोजित मैच देखेंगे, अनेक खेल स्पर्धाएँ देखेंगे या अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे। जिनको खेल में पसंद हो अच्छी अच्छी फिल्में सिर्फ नहीं देखेंगे, और विदेशी खिलाड़ियों को सिर्फ नहीं देखेंगे, प्रायोजित मैच सिर्फ नहीं देखेंगे, वो सारे खेल देखेंगे। तो अनेक खेल स्पर्धाएँ वो देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। गद्यांश के लिए विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। उसको विद्यालय शब्द को अलग अलग करके 2 शब्द होता है, विद्या प्लस आलय, यानी 2 शब्दों को जोड़कर इसमें एक शब्द बना है विद्यालय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, विद्या प्लस आलयी, विद्या प्लस आलय, विद्य प्लस आलयी, विद्यालय प्लस ई। तो आपका सेकेंड आंसर सही है, विद्या प्लस आलय। अब दिया है इसमें उपयुक्त शीर्षक बताइए, इसका हेडलाइन बताइए, इसका नाम क्या होगा? दूरदर्शन और युवा पीढ़ी, दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन विज्ञान का चमत्कार, दूरदर्शन शिक्षा का माध्यम। तो दूरदर्शन सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, इस सबके लिए। यदि ऑप्शन गलत है। दूरदर्शन सिर्फ विज्ञान का चमत्कार के बारे में इस पार्ट में नहीं बताया गया है, दूरदर्शन के लाभ के बारे में बताया गया, इसलिए आंसर गलत है। दूरदर्शन सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं बताया गया, मनोरंजन के साथ ही क्या क्या हम दूरदर्शन से कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही होगा, दूरदर्शन से लाभ। दूरदर्शन क्या क्या होता है? चलचित्र का पर्याय बताइए, चलचित्र का मीनिंग क्या होता है? सुंदर चित्र, सिनेमा, अधूरा चित्र, विज्ञापन। सुंदर चित्र का मतलब नहीं होता है चलचित्र, अधूरा चित्र का मतलब भी नहीं होता, विज्ञापन का मतलब भी नहीं होगा सिनेमा। चलता हुआ चित्र यानी सिनेमा, चलचित्र। इसका आंसर हुआ थर्ड आंसर सिनेमा। इस तरह हमने जाना, एक अनुच्छेद पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ा, उसको जाना, और उस पर आधारित जो प्रश्न हैं किस तरह उसके उत्तर को हम समझेंगे, जानेंगे, इसके बारे में हमने जाना। जब भी आपका गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आए तो उसको पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, उसके अर्थ को समझेंगे और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में आए जो गद्यांश और पद्यांश है उसको आप पढ़ेंगे। आपके बुक में गद्यांश और पद्यांश दिया गया है, प्रथम जो पहला और दूसरा गद्यांश, और पद्यांश भी पहला और दूसरा आप पढ़ेंगे। उसका उत्तर पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उस उत्तर को समझेंगे, जानेंगे, याद करेंगे और उसको पढ़ने का अभ्यास